हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग साहिबगंज ज़िला को डिटेल्स में देखने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग ज़िला की सीरीज में देवघर ज़िला, दुमका ज़िला, पाकुड़ ज़िला और गोड्डा ज़िला को डिटेल्स में देख चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग साहिबगंज ज़िला के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। सो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साहिबगंज ज़िला, सबसे पहले इसका लोकेशन देखेंगे। तो लोकेशन आपका झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है और हम ये बहुत बार बता चुके हैं कि झारखंड का उत्तर पूर्वी एरिया कहाँ पड़ता है। एक बार और ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये रहा आपका झारखंड का मैप। ये वाला पोर्शन ये है उत्तर पूर्वी, ठीक है, और यहीं संथाल परगना प्रमंडल पड़ता है और इसी में आपका एक ज़िला है साहिबगंज ज़िला, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि साहिबगंज किस किस ज़िला से और किस किस राज्य से टच करता है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं मैप में स्पष्ट रूप से कि ये झारखंड के दो ज़िलों, एक गोड्डा और एक पाकुड़ से टच कर रहा है। दुमका से ये टच नहीं कर रहा है बिकॉज दुमका थोड़ा पीछे रह जा रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया साहिबगंज। एंड ये तो झारखंड के दो ज़िलों से सट रहा है, एक गोड्डा एक पाकुड़। ये बिहार के भी दो ज़िलों से सटता है और पश्चिम बंगाल के भी दो ज़िलों से सटता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि बिहार का कौन सा ज़िला है और पश्चिम बंगाल का कौन कौन सा ज़िला है। तो ये तो हो गया आपका झारखंड का गोड्डा और पाकुड़। यहाँ पर है सटता है भागलपुर से और यहाँ पर सटता है कटिहार से। ये बिहार का दोनों ज़िला है, ठीक है, भागलपुर और कटिहार। उसके बाद इधर आएंगे तो मालदा और मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के दो ज़िलों से सटता है मालदा और मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो ऐसे करके ये टोटल 6 ज़िलों से टच करता है, 3 राज्य के। एक तो खुद अपने राज्य झारखंड के दो ज़िलों गोड्डा और पाकुड़, बिहार का भागलपुर और कटिहार, एंड लास्ट जो है वो पश्चिम बंगाल का भागलपुर और मालदा और मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो ये देख लिया आप लोग। अब हम लोग साहिबगंज को थोड़ा सेपरेट करके देखते हैं। साहिबगंज को हम लोग पूरा निकाल देंगे। ये रहा आपका साहिबगंज, ये देख रहे हैं ये। अब इसमें टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। 9 ब्लॉक से मिलके साहिबगंज ज़िला बना है। देख रहे हैं, एक साहिबगंज खुद है, मांडरो है, बोरियो है, तलझारी है, राजमहल है, उधवा है, बरहरवा है, पातना है और बरहेट। टोटल 9 प्रखंड है, ठीक है, ब्लॉक्स है। उसके बाद इसमें विधानसभा क्षेत्र 3 है। पूरे साहिबगंज ज़िला में 3 विधानसभा क्षेत्र है। एक राजमहल है, देखिए कैसे, तो विधानसभा क्षेत्र को हम लोग स्क्वायर से इंडिकेट किए हैं, देखिए, है ना। तो ये वाला फिगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये विधानसभा के लिए आपका स्क्वायर है, अनुमंडल के लिए स्टार है, ब्लॉक के लिए सर्कल है और लोकसभा के लिए ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र 3 है। पूरे साहिबगंज ज़िला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, बोरियो, बरहेट एंड राजमहल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि लोकसभा क्षेत्र, तो लोकसभा क्षेत्र एक ही है, वो है आपका राजमहल, ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक्स तो आप लोग को देख ही लिए, 9 ब्लॉक है सर्कल वाला, ठीक है। उसके बाद बचता है आपका स्टार। स्टार से क्या है, अनुमंडल। 2 अनुमंडल है यानी कि सब डिवीज़न, एक साहिबगंज है और एक आपका राजमहल है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग लोकसभा, विधानसभा, ब्लॉक, अनुमंडल देख लिए और किस किस जिला से और किस किस राज्य से टच करता है वो देखे। फिर इसका अवस्थिति देखे। ये थोड़ा सा बेसिक मैप से रिलेटेड सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम लोग देखते हैं साहिबगंज का फॉर्मेशन कब हुआ था। साहिबगंज का फॉर्मेशन देखेंगे। देखिए, साहिबगंज जिला संथाल परगना प्रमंडल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक लाइन क्लियर है पहले से ही। पुराने संथाल परगना जिले के राजमहल और पाकुड़ अनुमंडल को मिलाकर 17 मई 1983 को साहिबगंज जिला अस्तित्व में आया था। 1994 में पाकुड़ अनुमंडल को अलग जिले के रूप में मान्यता मिलने से साहिबगंज जिले में केवल राजमहल तथा साहिबगंज अनुमंडल का इलाका रह गया। अब देखिए, इसमें क्या बोला है कि जब संथाल परगना बना था तो 1855 में ही, ठीक है। उसके बाद 1983 को, ओके, फिर 1983 को ये 1855 संथाल परगना, फिर 1983 को इससे 3 जिला अलग होता है। एक देवघर जिला अलग हो जाता है, एक इधर आपका गोड्डा जिला अलग होता है और इधर आपका साहिबगंज, ठीक है। ये साहिबगंज का हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपका 17 मई 1983 को संथाल परगना से अलग हुआ और उस टाइम साहिबगंज जिला में आपका राजमहल अनुमंडल और पाकुड़ अनुमंडल दोनों था, ठीक है। लेकिन क्या होता है 1994 में ये साहिबगंज जिला से पाकुड़ आपका अलग हो जाता है। तो इसमें केवल 2 ही अनुमंडल बसते हैं, एक साहिबगंज अनुमंडल और एक राजमहल अनुमंडल, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके लिए सॉरी आप सभी से। अब थोड़ा हम लोग इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। ये तो देख लिए हम लोग फॉर्मेशन कब हुआ। अब हिस्ट्री देखेंगे तो पहले इस क्षेत्र में भी पहाड़िया लोग रहते थे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्षेत्र आपका संथाल परगना के अंतर्गत ही आता था। तो इसमें भी पहाड़िया लोग ही रहते थे, माल पहाड़िया लोग, ठीक है। और इसका प्रमाण भी मिलता है मेगास्थनीज की नोटों में मिलता है, ठीक है। मेगास्थनीज की एक फेमस पुस्तक भी है ना, इंडिका। और इनके बुक में जो है सॉरी इनके जो नोट इनके द्वारा जो नोट छपवाए गए थे उसमें मिलते हैं मल्ली लिखा हुआ मिलता है, और मल्ली यही माल पहाड़िया के लिए ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो जाती है। उसके बाद राजमहल के कांकजोल से बुद्ध की प्रतिमा का कनिंघम के द्वारा खोज किया गया। राजमहल का एक जगह है कांकजोल, वहाँ पर कनिंघम एक भूगोलवेत्ता है, ये बहुत बड़े, तो इनके द्वारा जो है वो बुद्ध की प्रतिमा का खोज किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है कंजागल। कंजागल भी राजमहल एरिया में ही है कंजागल। यहाँ पर आपका हेनस्वांग कौन है? चीनी यात्री है, चीन से आया हुआ एक यात्री है और वो हर्षवर्धन से मिले थे। अब ये हर्षवर्धन कौन है? तो जो गुप्त काल चला था, ठीक है, गुप्त काल का जो एक शासक है, गुप्त काल का एक मतलब महान ही शासक बोलूँ, हर्षवर्धन, और इनसे ही आपका चीनी यात्री हेनस्वांग मिले थे राजमहल के कंजागल में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुगल काल में अकबर के समय इसके सेनापति मान सिंह द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाई गई थी। अब देखिए, मुगल काल में जब अकबर का शासक था, अकबर की जो नीति थी ना वो बहुत ही सहिष्णु नीति थी। मतलब ये महान शासक क्यों कहलाए? क्योंकि ये कड़क नहीं थे, मतलब इनके अंदर सारी खूबियाँ भरी थी, इसीलिए अकबर महान शासक कहलाते हैं। सबसे महान शासक अकबर ही कहलाते हैं ना। बहुत ही सहिष्णु नीति ये बनाते थे। जैसे कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बहुत ही जोड़ कर मिला कर रखा था। हिंदू को भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद दिए थे इन्होंने। उसी में से एक आपका है सेनापति मान सिंह। ये उस टाइम सेनापति थे और इनके द्वारा ही राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाई गई थी एक टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि राजमहल भी यहाँ का राजधानी बना है एक बार, बंगाल की राजधानी। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है
चौसा की लड़ाई के पश्चात सूर्यवंश का राजमहल में 35 वर्षों तक शासन रहा। अब ये चौसा का युद्ध क्या है? चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच में होती है। ठीक है, हुमायूं कौन है? तो अकबर के पिताजी। ठीक है, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई होता है और शेरशाह सूरी जीत जाते हैं और इनका ही वंशों का यहाँ पर 35 वर्षों तक इस क्षेत्र में शासन चलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें। तो ये थोड़ा हम लोग बेसिक स्थापना और इतिहास देख लिए। अब हम लोग नदियों के बारे में देखते हैं। पहला नदी है गंगा नदी। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। गंगा नदी झारखंड के मात्र एक ही ज़िला से होकर बहती है, मतलब एक ही ज़िला में प्रवाहित होती है और वो कौन है? साहिबगंज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये साहिबगंज में 83 किलोमीटर फैला हुआ है, एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं गंगा नदी झारखंड के एकमात्र ज़िला साहिबगंज में बहती है। ठीक है, 83 किलोमीटर। ठीक, साहिबगंज के सकरी गली से राधा नगर तक इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी। झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या? ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी ही होती है। ठीक है, बहुत उपजाऊ होती है। ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, वो नदियों के निक्षेप द्वारा जो बाढ़ जब आता है ना, तो बाढ़ द्वारा जो तुरंत साइड किया हुआ जो नदी से जो साइड में तुरंत मिट्टी बालू जो जमा होता है मिट्टी, उसको बोलते हैं। जो नवीन जो होती है मिट्टियाँ, उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत उपजाऊ होती है। ठीक, तो ये वाला जो मिट्टी है ना, वो साहिबगंज में ही पाया जाता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी। और ऐसा क्यों? तो क्योंकि गंगा नदी वहाँ से बह रही है, तो इसलिए। और थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव आपको पाकुड़ में भी देखने को मिलेगा। थोड़ा पाकुड़ में भी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बट मेनली पूछा जाए, ज़्यादातर पूछा जाए तो आपका साहिबगंज होगा। ठीक है, तो ये देख लिया आप लोग। गंगा नदी झारखंड की एकमात्र ज़िला साहिबगंज में बहती है और 83 किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र और सकरी गली से राधानगर तक, साहिबगंज के सकरी गली से राधानगर तक और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब देखिए कि यहाँ पर 2 पुल बना है। एक से झारखंड को बिहार से जोड़ता है, गंगा नदी पर 2 पुल बना है। झारखंड का साहिबगंज, ठीक है, ये देखिए झारखंड का साहिबगंज ज़िला, मतलब जो प्रखंड है वो, और बिहार का कटिहार ज़िला, ये दोनों को जोड़ता है एक पुल है, मनिहारी पुल। ठीक है, मनिहारी पुल है। उसके बाद झारखंड के साहिबगंज ज़िला और बंगाल का मालदा ज़िला, दोनों को एक पुल द्वारा जोड़ता है, ये मंचक पुल है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा गंगा नदी कहाँ बहता है ना साहिबगंज में, वो देख लेते हैं। तो मैप में हम लोग बनाए हैं, तो चलिए मैप की ओर। यहाँ पे देखिए रेड कलर से हम एक नदी ड्रॉ किए हैं। ये रहा आपका, है ना, ये पाकुड़ में नहीं जाता है, ये पाकुड़ में नहीं जाता है, ऐसे बह जाता है। ठीक, तो पाकुड़ से टच नहीं करता है। अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरी नदी पर। गंगा नदी तो हम लोग देख लिया अच्छे से। अब हम लोग गुमानी नदी को देखते हैं। गुमानी नदी जो है ना, ये इसका उद्गम स्थल आपका राजमहल पहाड़ी है, मतलब ये मेन आपका साहिबगंज से ही निकलता है। ठीक, उद्गम राजमहल पहाड़ी से मुहाना गंगा में। इस नदी से बरहेट में एक नदी मेरल नदी आकर मिलती है और फिर दोनों की संयुक्त धारा गंगा में मिल जाती है। राजमहल से ये नदी निकला तो बरहेट से एक नदी आता है मेरल और मिल जाता है इस नदी में, यानी कि गुमानी की सहायक पूछे तो मेरल नदी हो जाएगा। ठीक, और तब ये दोनों की संयुक्त धारा आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुमानी नदी। अब ब्राह्मणी नदी देखेंगे, तो ब्राह्मणी नदी आप सभी को पता है, इसका उद्गम दुमका के दुधवा पहाड़ से, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद ये दुमका से निकलकर पाकुड़ आता है और पाकुड़ से साहिबगंज
और उसके बाद ये गंगा में मिल जाता है, यानी कि ये साहिबगंज में होकर प्रवाहित होती है। तो ये हो गया साहिबगंज से भी इसको रिलेट कर दिया। अब देखो बासलोई नदी, बासलोई नदी भी हम लोग देख चुके हैं। ये गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलता है, निकलकर साहिबगंज, साहिबगंज से पाकुड़ और पाकुड़ से दुमका और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हम लोग 4 नदियाँ देख लिए, गंगा, गुमानी, ब्रह्मणी और बसलोई। ठीक है, नदियों के क्लास में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नदी हो गया ख़त्म। अब कुछ पर्यटक स्थल देख लेते हैं। पर्यटक स्थल देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा है। तो यहाँ तो 1-2 पर्यटक स्थल जो है वो बहुत ही फेमस हैं, जैसे उधवा पक्षी विहार। ठीक है, ये एकमात्र इकलौता झारखंड का झील परियोजना वाला है उधवा पक्षी विहार, और ये उधवा ब्लॉक में है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ होगा, तो ये उधवा ब्लॉक में है। ठीक, यहाँ पर 2 झील भी है, इस पक्षी विहार में 2 झील है, एक पतौरा और एक बरहेल। ठीक है, बरहेल और पतौरा 2 झील है। क्षेत्रफल अगर देखें उधवा पक्षी विहार का तो 565 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। यहाँ पर अलग अलग मौसम में विदेशों से पक्षियाँ आती हैं, साइबेरिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं और भी अन्य जगह से आते हैं यहाँ से मेनली। ठीक है, तो साइबेरिया कहाँ है, तो वर्ल्ड मैप जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब वर्ल्ड मैप हम लोग कवर करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे साइबेरिया कहाँ है। फिलहाल हम बता देते हैं कि रूस जो है, रूस देश, ठीक है, उसका वो वाला पोर्शन जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है, इसको साइबेरिया बोलते हैं। यहाँ से पक्षियाँ आती है और यूरोप से भी पक्षियाँ आती हैं। यूरोप आपका एक आपका महाद्वीप ही है। ठीक, वहाँ से आती है पक्षियाँ। तो ये हम लोग देखें कौन कौन सी पक्षियाँ आती है, थोड़ा एग्जांपल्स देख लेंगे। तो एग्रेटस, बगुले, आइबिस, ठीक है, और भी है पक्षियाँ, तो ये सब मेनली। तो ये उधवा पक्षी विहार हम लोग देख लिए। और पूछे उधवा पक्षी विहार कहाँ है, तो साहिबगंज में है। साहिबगंज के अगर घुस के पूछ दे कि किस ब्लॉक में है, तब जाके आपका हो जाएगा उधवा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पर्यटक स्थल जीवाश्म उद्यान। जीवाश्म उद्यान जो है वो मांड्रो ब्लॉक में है। आप सभी को पता है कि साहिबगंज में एक ब्लॉक मांड्रो ब्लॉक भी है। तो यहाँ पर जीवाश्म उद्यान स्थित है। राजमहल पहाड़ी जीवाश्म के लिए जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी का जीवाश्म यहाँ पर इस उद्यान में संरक्षित है। ठीक है, तो राजमहल पहाड़ी से जुरासिक पीरियड का जो है वो जीवाश्म मिले हैं। ठीक, लगभग आपका 68 से 148 मिलियन वर्ष पुरानी यहाँ पर जीवाश्म मिली है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, जीवाश्म के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद मोती झरना, यहाँ पर एक झरना है मोती झरना। मोती झरना जो है ये तलझारी प्रखंड में है और सफ़ेद मोतियों जैसा दिखता है। यहाँ एक के ऊपर एक 2 झरने, ठीक है, एक के ऊपर एक 2 झरने, एक पहाड़ है वहाँ से पानी गिरता है। ठीक, उसके बाद फिर एक पहाड़ है, मतलब यहाँ पानी गिरता है, फिर यहाँ से पहाड़ से फिर पानी गिरता है, एक के ऊपर एक 2 झरने। ठीक है, तो ये घूमने लायक बहुत ही अच्छा जगह है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं पर्यटक स्थल। यहाँ पर एक डामाकोल जलप्रपात भी है, राजमहल पक्षी विहार भी है, बोंगा गोचा झरना भी है बरहेट में, सिद्धू कानू मुर्मू पार्क साहिबगंज में। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कुछ पर्यटक स्थल। अब हम लोग कुछ ऐतिहासिक स्मारक या फिर स्थान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर तेलियागढ़ी का किला, अगर आप लोग साहिबगंज के होंगे तो सुने होंगे, बहुत ही मतलब चर्चित है तेलियागढ़ी का किला। ये गंगा नदी के किनारे है और इसकी चर्चा जो है, यहाँ पर पहले तेलियागढ़ी का किला होने से पहले यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं मिली थी और इसकी चर्चा भेनसुआंग, मेगास्थनीज, अब्दुल लतीफ़, बुकानन सभी ने किया है। ठीक है, किले का निर्माण तेली जमींदार के द्वारा करवाया गया है, ऐसा मान्यता है, तो इसको तेलियागढ़ी का किला इसीलिए इसका नाम पड़ा है। वैसे इसके पीछे और भी रीज़न बताए हैं अलग अलग विद्वानों ने,
बट मेनली जो है ये तेली जमींदार वाला को हर जगह लिखा हुआ मिलता है। पूरा स्मारक जो है वो पत्थर के ईंटों से बना है, ठीक है। और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है तेलियागढ़ी के किला को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। और शाहजहाँ के काल में बना था ये तेलियागढ़ी का किला। तो इतना आप लोग तेलियागढ़ी का किला से याद रखेंगे। अब हम लोग भोगनाडीह, भोगनाडीह एक जगह है, ठीक है, एक स्थान है जहाँ पर संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। बरहेट प्रखंड में एक जगह है भोगनाडीह, यहीं से आपका संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। और संथाल विद्रोह शुरू होने का डेट आपका 30 जून 1855 को, 1855 में ही शुरू हो गया था, है ना। और संथाल विद्रोह का ही परिणाम था कि फिर संथाल परगना को एक अलग ज़िला के रूप में सामने आना पड़ा, है ना। तो इसके पीछे कुछ कुछ बातें हैं, तो फ़िलहाल तो अभी उधर नहीं जाना है, वैसे भी हम इसको बता चुके हैं। तो 30 जून को ही हम लोग क्या मनाते हैं, हूल दिवस के रूप में मनाते हैं, एग्जैक्ट, यस। अब देखिए एक जगह है पंचकठिया। पंचकठिया जो है वो भी बरहेट प्रखंड में है। यहाँ कान्हू को फांसी दी गई थी और सिद्धू को बरहेट में फांसी दी गई। ये सिद्धू कान्हू जो थे दोनों भाई थे, और भी इनके भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो, ठीक है। तो जो सिद्धू थे ये लोग मतलब इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे इस विद्रोह के, संथाल विद्रोह के। तो सिद्धू को तो फांसी बरहेट में दे दिया गया था, लेकिन ये पंचकठिया नाम का एक स्थान है, यहाँ पर बरहेट को कान्हू को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। वैसे इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग जो है वो संथाल विद्रोह को पढ़ेंगे तब। अब चलते हैं कुछ प्रमुख धार्मिक स्थान, यहाँ पर मंदिर देखते हैं, कुछ मंदिर मस्जिद क्या क्या है। तो एक है कन्हैया लाल मंदिर, ठीक है। ये कन्हैया लाल मंदिर, ये तो कन्हैया भगवान का है, गंगा नदी के किनारे है, और कृष्ण जी की सुंदर काले रंग की प्रतिमा है, सुंदर काले पत्थर की प्रतिमा है, ठीक है। यात्रा के दौरान यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रुके थे। ये चैतन्य महाप्रभु जो है ये इनको ही हरे राम हरे कृष्ण जो वो कीर्तन होता है ना, उसका मतलब जनक माना जाता है ये चैतन्य महाप्रभु। इनका भी एक बहुत बड़े भक्त में गिनती है, ये भगवान कृष्ण जी के महाभक्त थे। तो ये आपका यात्रा करने जा रहे थे तभी यहाँ पर ये रुके थे, तो इनका चरण चिन्ह यहाँ पर अभी भी है, ठीक है। तो ये कन्हैया लाल मंदिर ये देख लिए। अब हम लोग थोड़ा शिवगादी धाम देखते हैं। ये जो शिवगादी धाम है ना, ये गुफा के अंदर है, एक मंदिर है, गुफा है उसके अंदर एक मंदिर है, ठीक है। और मंदिर के अंदर शिवलिंग है, और शिवलिंग जो बना है ना वो पहाड़ से पानी आ रहा है, पानी की बूंदों से शिवलिंग बना है, ठीक है। तो ये बहुत अद्भुत है अपने आप में शिवगादी धाम। तो यहाँ भी शिवगादी धाम कहाँ है आपका, साहिबगंज में है। कन्हैया लाल मंदिर भी साहिबगंज में है। अब लोग सिंधी ढलान देखते हैं। सिंधी ढलान जो है वो राजमहल प्रखंड में है, गंगा नदी के किनारे ये भी है, और इसको अकबर के सेनापति मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर एक गार्डन है आपका स्वर्ण जयंती गार्डन, ये भी याद रखेंगे। अब भगवान कुआं है यहाँ पर, एक एडवर्ड सप्तम अंग्रेज के जो अधिकारी थे उनके याद में बनवाया गया था। यहाँ पर बिंदवासिनी मंदिर है, शुक्रवासिनी मंदिर है, अकबरी मस्जिद है। अकबरी मस्जिद जो है वो राजमहल प्रखंड में है और गंगा नदी के किनारे और मानसिंह के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। मीरान का मकबरा, मैनी बाबा का मकबरा, जामा मस्जिद। अब देखिए जामा मस्जिद राजमहल के मंगला हाट में है। ये मंगला हाट फेमस है, ठीक है। मंगला हाट किस लिए फेमस है वो हम लोग आगे देखेंगे। और मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर अब मेला देखते हैं। यहाँ पर प्रमुख मेला, यहाँ पर 2 प्रमुख मेला है। एक आपका माघी पूर्णिमा मेला जो कि राजमहल में गंगा नदी के तट पर लगता है, और दूसरा है बिंदु धाम मेला, ये बरहरवा ब्लॉक में लगता है।
बिंदु धाम शक्तिपीठ है यहाँ पर। देखिए वैसे तो 51 शक्तिपीठ है, और हम लोग एक देखे थे कि 52वां शक्तिपीठ गोड्डा में है, एक माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये शक्तिपीठ क्यों पड़ा इनका नाम बिंदु धाम? तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब भोलेनाथ सती माता को लेकर तांडव कर रहे थे, उनका मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तो उनके शरीर से 3 बूंद जो है वो खून यहाँ पर गिर गया था। तो इसीलिए बिंदु नाम से बिंदु धाम शक्तिपीठ पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ बिंदु धाम मेला भी लगता है। तो ये 2 मेला आप लोग याद रखेंगे, एक माघी पूर्णिमा मेला और एक बिंदु धाम मेला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ की सिंचाई देखते हैं। तो सिंचाई में देखें यहाँ 2 परियोजना, सकरी गली परियोजना गंगा नदी पर, एक गुमानी सिंचाई परियोजना गुमानी नदी पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ की स्वतंत्रता सेनानी जन्म हुआ है यहाँ पर, सिद्धो का, कान्हो का, फूलो झानो, सिद्धो कान्हो चांद भैरव, सभी का जन्म तो यही है ना, ठीक है। तो ये लोग हैं। कुछ मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स यहाँ पर बहुत है। बेंटोनाइट है, चाइना क्ले जिसको कैवलिन भी बोलते हैं, और यहाँ पर राजमहल कोल फील्ड है। इसके अंतर्गत तो हम लोग पाकुड़ में भी देखे एक कोल फील्ड, और गोड्डा में भी एक देखे कोल फील्ड है ना, और ये तो राजमहल इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राजमहल कोल फील्ड है। तो अब देखते हैं हम लोग बेंटोनाइट क्या है, कि मुल्तानी मिट्टी है बेंटोनाइट, ठीक है। और झारखंड में बेंटोनाइट के उत्पादक का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो यही है, साहिबगंज ही है, ठीक, मुल्तानी मिट्टी का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके क्षेत्र देखेंगे 3 पहाड़, बरहरवा ब्लॉक, तलझारी ब्लॉक, ये सब यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी मिलता है। चाइना क्ले राजमहल में मंगलाहाट, ये बोले तो चाइना क्ले के लिए जो आपका मंगलाहाट फेमस है, और यहीं पर आपका मंगलाहाट में हम लोग क्या देखे थे, बताएं आप लोग कमेंट करके क्या देखे थे। अब देखिए राजमहल कोल फील्ड की 7 खाने हैं टोटल, देख सकते हैं आप, चुप्पड़ भीता, गिलहरिया, ब्रह्मणी, महुआगढ़ी, खूर, जिलबारी और पचवारा, ठीक है, पचवारा। तो ये आपका टोटल राजमहल कोल फील्ड में 7 खान है। इंडस्ट्री यहाँ की देख लेंगे तो मेटल प्रेस वर्क्स इंडस्ट्री, टीन कैन फैक्ट्री, फिर यहाँ पर पान की खेती भी की जाती है साहिबगंज में। और यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था तो हम इसको ऐड कर दिए हैं नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट में। उधवा ब्लॉक में एक उधवा नाला की लड़ाई हुई थी 1763 में, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए साहिबगंज ज़िला को डिटेल्स में, सारा पॉइंट्स कवर कर लिए। इतिहास देखे, फिर कब गठन हुआ है वो देखे, फिर प्रमुख धार्मिक स्थल देखे, ऐतिहासिक स्थल देखे, ऐतिहासिक किला देखे, और पर्यटक स्थल देखे, मेला देखे, मिनरल्स देखे, ठीक है। तो सारा कुछ कवर हो गया है, और नदियाँ देखें। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली ज़िला के साथ। अगला ज़िला हम लोग जामताड़ा ज़िला करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।